हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप मित्रा। तो अभी 2025 में जो रिसेंटली एग्ज़ाम हुए हैं DSSB के, उसमें जितने भी इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स पूछे गए हैं आज वो क्वेश्चन हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। यानी कि एक स्टिच को अगर टाइम पे कर लिया जाए तो वो 9 स्टिच को बचा सकता है। डिलेस इम्प्रूव आउटकम, माइनर जो डिलेस है वो आउटकम्स को इम्प्रूव करता है। माइनर रिपेयर्स आर अननेसेसरी, कि जो हम छोटी छोटी चीज़ों को ठीक करते हैं वो बेतुकी है, फालतू की। इट इज़ बेटर नॉट टू एक्ट इन हरी, ये सही रहेगा कि हम जल्दबाजी में कोई एक्ट ना करें। टाइमली एक्शन प्रिवेंट्स बिगर प्रॉब्लम्स, ये इसका आंसर है कि अगर हम टाइमली एक्शन लेते हैं तो वो बिगर प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट कर सकता है, रोक सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, यू कांट मेक एन ऑमलेट विदाउट ब्रेकिंग एग्स। यानी कि आप एग्स को बिना ब्रेक किए ऑमलेट नहीं बना सकते। तो इसका आंसर क्या होगा? सेक्रीफाइस मस्ट बी मेड टू अचीव समथिंग इम्पोर्टेंट। अगर आपको कुछ ज़रूरी करना है, कुछ बड़ा करना है, तो उसके लिए आपको थोड़े सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। जो एक एग को तोड़ने की बात है वो सेक्रीफाइस को इंडिकेट करता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, फूल्स, एक मिनट, फूल्स एंड मैडमैन स्पीक द ट्रूथ। फूल्स यानी कि पागल लोग, मैडमैन भी पागल लोग, पागल आदमी, वो क्या सच बोलते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं। फूल एंड मैडमैन डू नॉट प्रिपेयर और कंसीडर देयर सेइंग, सो दे स्पीक द ट्रूथ। मैडमैन एंड फूल्स आर बोथ वेरी इम्पल्सिव एंड दे जनरली लैंड इन कंट्रोवर्सीज। तो इस इडियम का मीनिंग है कि जो फूल होते हैं, जो पागल लोग होते हैं, वो ऑलरेडी प्रिपेयर करके नहीं रखते कि उनको क्या कहना है। वो क्या बोलते हैं? सीधे सच बोलते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जो एल्कोहलिक लोग होते हैं, जब वो शराब के नशे में कुछ बोलते हैं तो हमें यकीन नहीं होता, बट वो लास्ट में सच बात निकलती है। तो इसका आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच। यानी कि जब तक चिकन्स जो है हैच ना हो जाए उसको काउंट ना करें। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब तक कुछ एक्चुअल में ना हो जाए ना, उससे पहले उसको एज्यूम ना करें। डोंट एज्यूम दैट समथिंग विल हैपन बिफोर इट एक्चुअली डज। क्वेश्चन नंबर 5 पे आगे बढ़ते हैं। क्या हो गया? इसका रुक क्यों गया? क्वेश्चन नंबर 5 है, जीतू डिड नॉट नो। हाँ, ऐसे क्वेश्चन भी आए जिसमें काफ़ी सेंटेंस है बड़े बड़े, लेकिन इजी हैं, आप आराम से पढ़िए, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, जीतू डिड नॉट नो हाउ टू सोल्व हिज स्लीप डिसऑर्डर प्रॉब्लम टिल ही एक्सपेरिमेंटेड बाय एनरोलिंग फॉर बैडमिंटन क्लासेस। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ थिंकिंग क्रिएटिवली इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। यानी कि जीतू को एक प्रॉब्लम थी, स्लीप डिसऑर्डर था, जिससे बचने के लिए, नींद से बचने के लिए उसने बैडमिंटन क्लासेस ज्वाइन कर ली। तो उसका आंसर क्या होगा? नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस। यानी कि उसको ज़रूरत थी स्लीप डिसऑर्डर से बचने के लिए, नेसेसिटी, जिसकी वजह से उसने बैडमिंटन क्लास स्टार्ट कर दी। यानी कि जो नेसेसिटी है वो जितने भी इन्वेंशंस होते हैं उसकी मदर है। तो भी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इट नेवर रेन्स बट इट पोर्स। तो इसका आंसर होगा कि रेन्स ना, एक्चुअली रेन प्रॉब्लम्स को कहा गया है कि जो प्रॉब्लम्स है ना वो जब भी आती हैं एक साथ आती हैं। आंसर 1 इसका आंसर होगा। प्रॉब्लम्स ऑलवेज अराइव टुगेदर, एक साथ आती हैं, जिसको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ लिटिल ऑफ व्हाट यू फैंसी डज यू गुड। यानी कि कुछ ऐसे चीज़ जो हमारे लिए सही ना हो, और अगर हम उसको थोड़ा सा करें ना तो वो हमारे लिए बुरा भी नहीं है। लाइक जैसे हम हेल्थ कॉन्शियस होते हैं और जंक फूड नहीं खाते हैं, लेकिन अगर हम अपनी खुशी के लिए थोड़ा सा जंक फूड खा लें तो उसमें कुछ बुराई भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा 7 का? इट इज़ ओके टू गिव इन टू अ लिटिल टेम्पटेशन ओकेजनली। आप कभी कभी अपने आप को थोड़ा प्यार दे सकते हैं, वो गलत नहीं है। थोड़े रूल्स ब्रेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है,
आफ्टर लूजिंग द फाइनल मैच द टीम ट्राई टू प्रिटेंड इट डिड नॉट अफेक्ट देम। फाइनल मैच खत्म होने के बाद टीम ने ऐसा इस तरीके से प्रिटेंड किया कि उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा हारने के बाद। तो इसका आंसर क्या होगा? केप्ट अ स्टिफ अपर लिप, यानी कि इसका जो एकदम सीधा सीधा मीनिंग है वो है स्टोइक। अपने आप को ऐसा दिखाना कि कोई इमोशंस है ही नहीं हार या जीत का। तो इसका आंसर क्या होगा? केप्ट अ स्टिफ अपर लिप। और ये मैं इसमें स्टार दूंगी क्योंकि क्वेश्चन बहुत रिपीट हुआ है ये वाला, बस ऑप्शन चेंज हुए हैं बट ईडियम यही रहा है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। आई स्टॉर्म इन अ टी कप, एक टी कप है छोटा सा, और उसमें क्या आ गया? स्टॉर्म आ गया। तो इसका क्या मतलब होगा कि जो छोटी सी प्रॉब्लम है उसको एग्जैगरेट कर देना, इंक्रीज कर देना, बढ़ा देना बिना बात के, अननेसेसरी, जरूरत ही नहीं है तो भी छोटी सी प्रॉब्लम को बढ़ा दिया। तो उसका आंसर क्या होगा? 4। क्वेश्चन नंबर 10 पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है विच प्रोवर्ब बेस्ट डिस्क्राइब द पैराडॉक्स where increased connectivity often leads to feeling of isolation। पैराडॉक्स में एक ऐसी दो चीज़ें होती है जिनका कोई आपस में कनेक्शन लाइक पॉजिटिव और नेगेटिव जाता है। ठीक है, क्या पैराडॉक्स है कि जहाँ पे जो कनेक्टिविटी वो इंक्रीज हो रही है। कनेक्टिविटी किस चीज़ की इंक्रीज हो रही है? सोशल मीडिया की। हम एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, एक दूसरे से कभी भी बात कर सकते हैं, देश भर की न्यूज़ पता लगा सकते हैं। वो क्या करती है? हमेशा मोस्टली ऑफन लीड्स टू फीलिंग ऑफ आइसोलेशन, अकेलापन की फीलिंग्स को बढ़ाती है, इंक्रीज करती है, चांसेस होते हैं। तो ऑप्शन 1 है इन द सी ऑफ लाइक्स द हार्ट रिमेन्स थर्स्टी, यानी कि इसमें लाइक्स की बात हो रही है कि बहुत कि हमारी कोई पोस्ट है उस पर लाइक्स मिल रहे हैं, फिर भी हमारा हार्ट उसके लिए और थर्स्टी रहता है कि हमें और लाइक्स मिले। तो यहाँ पे सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज़ की बात इन्होंने कर दी है लाइक्स की, जबकि यहाँ पर पूरी कनेक्टिविटी की बात हो रही है। तो ये नहीं हो सकता। द मोर विंडोज टू द वर्ल्ड द थिकर द वॉल्स बिकम, यानी कि जितने विंडोज हमें वर्ल्ड के लिए मिल रही है, लाइक सोशल मीडिया है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, हमारे यूट्यूब भी है जिस पे न्यूज़ चैनल आराम से दिखते हैं, तो वर्ल्ड के लिए ज़्यादा विंडो खुल रही है, हमें पता लग रहा है, लेकिन उतना ही हम अपने आप को आइसोलेट करते जा रहे हैं। हमें एक दूसरे से बात करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही किसी भी न्यूज़ के लिए। द लाउडेस्ट चैट रूम इक्वल्स विद लोनलीनेस, जितना ज़्यादा कोई चैट रूम लाउडेस्ट है, बातें हो रही है, उतनी ज़्यादा अंदर इंसान अंदर से लोनलीनेस फील कर सकता है। ये भी सिर्फ एक पर्टिकुलर चैट के लिए ही बात हो रही है। तो इसका आंसर सेकंड होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। वंस द एस्ट्रोलॉजर अक्यूज्ड फादर पीटर ऑफ थेफ्ट, इट ओपनड अप अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन फुल ऑफ हिडन प्रॉब्लम्स एंड कन्फ्लिक्ट दैट नो वन वाज प्रिपेयर्ड टू मैनेज। इसमें बोला है कि एक बार एस्ट्रोलॉजर ने अक्यूज्ड किया फादर पीटर को थेफ्ट के लिए। तो इस फादर पीटर था, एस्ट्रोलॉजर ने उसको अक्यूज्ड किया, यानी एस्ट्रोलॉजर छोटा था, फादर पीटर बड़ा था। तो इसने क्या किया? एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। इसको क्या कहेंगे? अ कैन ऑफ वर्म्स। एक कैन है, उसके अंदर वर्म्स है, हमको नहीं पता, अगर हम उसको खोलेंगे तो क्या होगा, उसमें से वर्म्स निकलेंगे, यानी कि बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अ कैन ऑफ वर्म्स। और हाँ, एक चीज़ और, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी स्टार लगाइए क्योंकि बहुत आ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है यू शुड नॉट जज पीपल बेस्ड ओनली ऑन देयर आउटवर्ड अपीयरेंस, यानी कि किसी का जो बाहर का अपीयरेंस है उसके बेस पर हम किसी को भी जज नहीं कर सकते। एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, ये पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि हमारा टाइम बहुत खराब चल रहा है माना, लेकिन उसमें भी कुछ ब्लेसिंग हो सकती है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव हो सकती है। अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन्स, ये भी हम कर चुके हैं। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, यही इसका आंसर होगा, आंसर 3। क्वेश्चन नंबर 13 पे आगे बढ़ते हैं। When asked about the missing document, the manager avoided giving a clear answer। जब मैनेजर से मिसिंग डॉक्यूमेंट के बारे में पूछा गया तो मैनेजर ने अवॉइड किया कोई भी क्लियर आंसर देने के लिए। पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, अपने सभी अंडों को एक ही बास्केट में रख देना नहीं। इसका तो मतलब है कि जो भी हमारे एफर्ट्स है वो सभी एक ही जगह लगा देना, तो इसका यहाँ पे नहीं बेटर फिट। बीट अराउंड द बस, यही है। बीट अराउंड द बस, मान लो कोई घास है, बहुत सारी घास है और उसमें बस बातें घुमाया जा रहा है, छुपी हुई है, बातें मिल नहीं रही, तो बीट अराउंड द बस सेकंड इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे।
यू कैन कैच मोर फ्लाइज विद हनी दैन विद विनेगर। यानी कि हनी को यहाँ पे इंडिकेट किया गया है आपकी पोलाइट बिहेवियर से। अगर आपको किसी पर्सन से कोई बात निकलवानी है, मोर फ्लाइज, कोई फ़ायदा उठाना है ना किसी से, तो वो आप हनी से, यानी कि अगर आप पोलाइट होकर काइंडनेस से बात करते हैं तो ही आप अपना एडवांटेज या काम निकलवा सकते हैं, रादर देन विनेगर। विनेगर को यहाँ पे सोल्टी या फिर बिटर उससे इंडिकेट किया गया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देखते हैं क्या होगा। पीपल टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ समवन हु इज स्वीट एंड गुड हार्टेड। इट वन ट्राइज टू प्लीज एवरीवन, दे विल बी ओवरबर्डन। इसका आंसर होगा 3। इट इज मोर इफेक्टिव टू बी पोलाइट। पोलाइट को किसे इंडिकेट किया है? हनी से। एंड फ्लटरिंग देन टू बी होस्टाइल और डिमांडिंग। तो इसका आंसर क्या होगा? 3 होगा। अगर आपको किसी से काम निकलवाना है या कुछ भी एडवांटेज लेना है किसी से, तो हनी से, पोलाइटनेस से काम करिए, ना कि एज अ विनेगर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। द CEO स्पीच वॉज फिल्ड विद फॉल्स प्रॉमिस एंड एग्जेगरेशन। जो CEO की स्पीच थी उसमें झूठे प्रॉमिस थे और बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया था। द ऑडियंस रियलाइज्ड ही वॉज जस्ट यूजिंग एम्प्टी वर्ड्स टू इम्प्रेस देम। ऑडियंस को रियलाइज हुआ कि जो CEO है ना, वो बस सिर्फ बोल रहा है, उसको करना कुछ नहीं है। तो इसका क्या मतलब होगा 15 का? ऑल सिजल्स एंड नो स्टिक। यस, ये इसका राइट आंसर होगा कि सिर्फ बोल रहा है, करना कुछ नहीं है, सिर्फ एक्शन है, सिर्फ वर्ड्स है, एक्शन नहीं है। तो बी इसका राइट आंसर, ए इसका राइट आंसर होगा। बी है लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। इट मीन्स सारे के सारे एफर्ट लगा देना, सब कुछ ट्राई कर देना। बर्न द मिडनाइट ऑयल। इट मीन्स रात में देर तक काम करना। बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू। अपनी एबिलिटी से ज्यादा चीजों को ले लेना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 पे आगे बढ़ते हैं। ये रिपीट होंगे। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। द मजिस्ट्रेट accused the widow of dishonesty even though he himself had altered court records last spring. A clear case of a hypocrite blaming someone else for the very same wrongdoing. इसमें जो idiom है ना, idiom ये है blaming someone else for the very same wrongdoing। यानी कि हम किसी और को blame कर रहे हैं जबकि हम खुद वैसा काम करते हैं। जैसे कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, द पोर्ट कॉलिंग द केटल ब्लैक। ये इसका आंसर होगा कि जो पोर्ट है खुद तो काला है लेकिन केटल को काला बोल रहा है। तो आंसर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, डिस्पाइट द ऑनगोइंग चैलेंजेस शी रिफ्यूज टू गिव अप और लूज होप। तो इसका जो इट मीन्स कि जो इतने चैलेंजेस चल रहे थे फिर भी उसने गिव अप, यानी कि हार मानने से इनकार कर दिया और होप भी नहीं खोई। तो इसका क्या होगा? स्टिल वाटर्स रन डीप। यू कांट हैव योर केक एंड ईट इट टू। यानी कि ये पॉसिबल नहीं है कि आपके पास केक भी रहे और आप उसको खा भी जाए। व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग। यस, इसका आंसर है कि कोई एक पर्सन है, अगर उसकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है, लाइफ टफ बन जा रही है, तो वो पर्सन भी उस सिचुएशन से लड़ने के लिए और ज़्यादा टफ बनेगा और ज़्यादा हार्डवर्क करेगा। तो व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पे आगे बढ़ते हैं। बी स्केटिंग ऑन थिन आइस। थिन का क्या मतलब है? पतला, जो बहुत पतला हो, यानी कि बहुत पतली आइस पर जो डेलिकेट हो, पतली सी हो, उस पर स्केट करना। टू केयरफुली फॉलो रूल्स एंड अवॉइड ट्रबल। इसमें तो ट्रबल ले रहे हैं। टू मेक स्टडी प्रोग्रेस टुवर्ड सक्सेस। टू डू समथिंग रिस्की और डेंजरस। यस, इसका मतलब है कुछ ऐसा काम करना जो रिस्की हो और डेंजर हो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच। अपने चिकन्स को काउंट मत करो जब तक कि वो हैच ना हो जाए, बाहर ना हो। स्पीकिंग इज मोर पावरफुल देन डूइंग। साइलेंस इज बेटर देन स्पीच। काउंटिंग थिंग्स केयरफुली। क्वेश्चन इसका आंसर होगा 4 डोंट डिपेंड ऑन समथिंग दैट हैज नॉट हैपेंड येट। यानी कि उस चीज पर डिपेंड मत करो जो अभी तक हुई ही नहीं है। ठीक है, हाँ, ये जो इडियम्स है रिपीट हो रहे हैं लेकिन इनके जो ऑप्शंस है ना वो चेंज हो रहे हैं, इसलिए मैंने इडियम्स बार बार लिया है, जैसे कि आपको ऑप्शंस भी पता हो कि क्या ऑप्शन किस में लग रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 में प्रोवर्ब है। ये अभी हमने क्या था, यू कैन नॉट हैव योर केक एंड ईट इट टू। यानी कि
आपको अपना केक भी चाहिए और उसको खाना भी है, या तो आप केक अपने पास रखो या फिर उसको खा जाओ। एक ही चीज़ तो हो सकती है ना। अगर आप केक रखोगे तो उसको खा नहीं सकते, खाना तो केक बचेगा नहीं, खत्म हो जाएगा। Compromises often lead to better outcomes. Sharing brings more happiness than keeping things for oneself. It is better to share what you have done with others. You can't enjoy two opposite benefits at the same time. यानी कि एक ऐसी चीज़ जो एक दूसरे के अपोजिट है, या तो खाओ या रहने दो, कोई एक ही चीज़ हो सकती है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? 4। क्वेश्चन नंबर 22 पे आगे बढ़ते हैं। What is sauce for the goose is sauce for the gander. Sauce जो goose है वो बोलते हैं फीमेल बर्ड को, और gander बोलते हैं मेल बर्ड को। यानी कि जो अगर जो goose के लिए सॉस है वही गेंडर के लिए भी सॉस ही होगी, उसके लिए कुछ और नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या मतलब ये एक्चुअली जेंडर इन इक्वलिटी को कंसीडर कर रहे हैं कि सभी लोग इक्वल हैं, सबके लिए सेम रूल्स होने चाहिए, सबके लिए सेम प्रिकॉशंस होने चाहिए। ठीक है, व्हाट इज सुटेबल फॉर वन शुड बी सुटेबल फॉर अनदर। ये इसका राइट आंसर होगा कि जो एक के लिए सही है, जो एक के लिए सुटेबल है, वो दूसरे के लिए भी सुटेबल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 पे आगे बढ़ते हैं। You are not eligible for health insurance due to your illness, but without health insurance, you can't afford to treat the disease. This is a situation wherein a person is in dilemma as any decision taken will be a failure. इसको बोलते हैं in a catch-22. इसमें क्या हो रहा है? डायलेमा की सिचुएशन है, एक पर्सन है, उसको हेल्थ के लिए इंश्योरेंस चाहिए, और इंश्योरेंस उसको तब मिलेगा जब उसकी हेल्थ ठीक है। ऐसा तो नहीं ना बीमार पड़ा है उसको इंश्योरेंस मिल जाएगा। तो उसमें क्या हो रहा है? डायलेमा की सिचुएशन है, वो काम करना भी चाहता है और काम हो भी नहीं पा रहा, ना ही काम हो सकता है, उसे बोलते हैं ना catch-22। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। आई एम इन अ सिचुएशन where I could not choose between the two alternatives that I have, continuing in a stressful job or quitting without a backup plan. This is an example of a difficult situation with no good option. इसमें क्या ये डायलेमा में हम क्या ऑल्टरनेटिव है? एक तो अपनी स्ट्रेसफुल जॉब है ना, उसको कंटिन्यू करते रहे, या फिर बिना कोई बैकअप प्लान के ना उस जॉब को छोड़ दें। तो इसमें क्या बात हो रही है? बीइंग कॉट बिटवीन टू स्टूल्स, बीइंग कॉट बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस। यस, एक चीज रॉक है तो दूसरी हार्ड है, इसका आंसर बी होगा। ये वही बात होगी, एक कुआं और एक खाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। एडवाइजिंग हर स्टूडेंट्स, प्रोफेसर स्मिथ ऑफन सेड putting all of one's resources into a single venture has a risk involved if that venture fails. ये इडियम है, इसमें बोला है कि अगर आप सारे रिसोर्सेस एक ही जगह रखोगे तो रिस्क है कि जो जहाँ पे आपने उसको वेंचर में रिसोर्स को पुट किया है वो फेल हो जाए। तो उसका आंसर क्या होगा? एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। यस, अपने सारे एफर्ट्स एक ही जगह मत लगाओ। ठीक है, एक बैकअप प्लान होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं 26 पे। With the ease and affordability of online language training platforms, fluency in a second language might just be the most excellent thing. यानी कि बोल रहे कि अभी जो इतनी अफोर्डेबिलिटी हो गई है कि ऑनलाइन लैंग्वेज लर्निंग के प्लेटफॉर्म चल गए हैं, तो सेकंड लैंग्वेज में फ्लुएंसी होना क्या है? मोस्ट एक्सीलेंट थिंग हो सकती है। यह है शॉर्ट इन द आर्म, मंकी रेंच इन द वर्क्स, बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस ब्रेड। ये इसका आंसर होगा। आपको पता है स्लाइस ब्रेड का जब इनोवेशन हुआ था तो लोग बहुत खुश हुए थे, एक रिवॉल्यूशन की तरह हुआ था, क्योंकि लोगों को अपना रोटी खाने की नीड ही नहीं थी। तो इसलिए इन्होंने बोला कि अगर आपको फर्स्ट लैंग्वेज जो आपकी है उसके बाद सेकंड लैंग्वेज आपकी फ्लुएंट है ना, तो वो एक एक्सीलेंट थिंग है, बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड। तो ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 पे आगे बढ़ते हैं। The toddler cries loudly, especially for a long time when his toy is taken away. जो toddler था वो काफी तेज हुआ है जब उसका टॉय उससे छिन गया। तो इसका आंसर क्या होगा? Keep an eyes out for. Yes. No. Keep an eyes नहीं, ये अलग है। इसका मतलब है attentive होना। Sees eye to eye, आंखों में आंखें डाल के देखना। Bowls his eye out. Yes.
इसका मतलब है एकदम आंखें बाहर, एकदम बाहर निकाल के रोना, आंखों को लाल कर देना। तो 3 इसका राइट आंसर होगा। 28 पे आगे बढ़ते हैं। आफ्टर ट्राइंग टू फिक्स द इंजन ऑल नाइट, रमेश फाइनली डिसाइडेड टू गिव अप एंड एक्सेप्ट डिफीट। यानी कि उसने इंजन ठीक करने की कोशिश की पूरी रात। जब वो ठीक नहीं हुई तो फाइनली रमेश ने गिव अप कर दिया, हार मान ली। बर्न इन द मिडनाइट ऑयल, पूरी रात बुझक के काम करना। बाइट द बुलेट, कोई डिफिकल्ट सिचुएशन को हैंडल करना। थ्रो इन द टॉयल, ये इसका राइट आंसर है। ये एक्चुअली ना आर्मी के लिए यूज होता है। इसमें क्या होता है, जब हार माननी होती, नहीं आर्मी के लिए नहीं, ये बॉक्सिंग के लिए यूज होता है, बॉक्सिंग के लिए, सॉरी। इसमें क्या होता है, जब किसी बॉक्सर को हार माननी होती है तो वो जो अपना तौलिया है ना, वो फेंक देता है, थ्रो कर देता है। इसका मतलब है कि बॉक्सर ने हार मान ली, तो वहीं से डिफीट के लिए ये इडियम आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 29 पे। ये भी रिपीट हो गया। इसका आंसर 2 है। जब हम 2 सिचुएशन में हो रहे हैं, एक को एक खाई वाली सिचुएशन में, बिटवीन अ रॉक एंड द हार्ड प्लेस। आगे बढ़ते हैं 30 पे। Aman worked hard for years before succeeding, proving that big achievement take time. यानी अमन ने काफी हार्ड वर्क किया और सक्सेस भी मिली, और ये क्या प्रूव करता है कि जो बिग अचीवमेंट है, बड़ी सफलता है, उसको टाइम लगता है। अ पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्नड, बाइकिंग डॉग सेल्डम बाइट, रोम वॉज नॉट बुल्ट इन अ डे। यस, रोम क्या है, रोम एक एम्पायर था और वो एक दिन में तो नहीं बन गया, तो उसको काफी टाइम लगा। तो सक्सेस को यहाँ से रोम से इंडिकेट किया गया है कि जो सक्सेस है वो एक दिन में नहीं बनती, जिस तरीके से रोम एक दिन में नहीं बना था। क्वेश्चन नंबर 31। संस्कृति कीप्स डिलेइंग हर वर्क एंड स्ट्रगल्स लेटर, शोइंग दैट टाइमली एक्शन प्रिवेंट्स बिगर प्रॉब्लम्स। कि अगर हम कोई एक्शन टाइम पे ले तो हम बड़ी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। फॉर्च्यून फेवर्स द बोल्ड, टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ, द अर्ली वर्ल्ड कैचेस द वर्म एंड स्टेज इन टाइम सेव्स द नाइफ। देखिए, ये यहाँ पे 3री बार आया है, इसको याद रखिए कि अगर आप टाइम पे कोई चीज कर ले तो वो आगे के टाइम को सेव कर लेती है। क्वेश्चन नंबर 32 है। आफ्टर विक्ट्री टाइटन योर हेलमेट कोड, यानी जीतने के बाद भी अपना जो हेलमेट है उसको टाइटली पकड़ के रखे। इसका मतलब है कि ऑलवेज बी कॉशियस इवन आफ्टर अचीविंग सक्सेस, सक्सेस मिलने के बाद भी हमेशा कॉशियस रहे। इट इज इम्पोर्टेंट टू रिलैक्स, ये इसका अपोजिट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर 32 पे। अब वो लेना चाइना सोप, ये ऐसे पर्सन को इंडिकेट करता है जो बहुत मैसी हो, क्लम्सी हो, जो कोई काम ठीक से नहीं करता। हु इज वेरी स्किल्ड, ये इसका अपोजिट हो गया। हु कॉजेज डैमेज, हु इज वेरी स्ट्रॉन्ग, हु लव्स एनिमल। तो इसका आंसर क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 34 पे आगे बढ़ते हैं। व्हेन अ ट्विग ग्रोस हार्ड इट इज डिफिकल्ट टू ट्विस्ट इट। ट्विग यहाँ को किसको इंडिकेट करता है, बेबी को या फिर हैबिट। हैबिट यहाँ पे परफेक्ट है। ठीक है, जब कोई हैबिट है ना वो काफी हार्डली ग्रो हो जाती है, काफी हार्ड ग्रो हो जाती है, काफी बढ़ जाती है ना, तो उसको खत्म करना मुश्किल होता है। तो क्या होगा, इट इज इजी टू मेक चेंजेस एट द बिगिनिंग बट हार्डर एज थिंग प्रोग्रेस। तो ये इसका आंसर होगा कि अगर स्टार्टिंग में कोई चीज है तो उसको ठीक किया जा सकता है। अगर वो बढ़ती चली गई, हैबिट बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई, तो उसको ठीक करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 पे आगे बढ़ते हैं। टू क्रैप फॉर द मून, मून के लिए रोना। मून ऐसी चीज है जो हमें नहीं मिल सकता कि हमें वो चाहिए, इट इज नॉट पॉसिबल। टू एडमायर समथिंग दैट इज वेरी फार अवे, टू विश फॉर समथिंग इम्पॉसिबल और अनरियलिस्टिक। तो बी ही इसका राइट आंसर होगा, ऐसी चीज के लिए रोना जो पॉसिबल ही नहीं है, जिसे हम पा ही नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर 36, सेम ही आगे। डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच, ऑलवेज अवॉइड मेकिंग प्लान्स बेस्ड ऑन अनसर्टेन आउटकम्स। यानी कि जो आउटकम्स तय ही नहीं है उसके लिए प्लान्स ना बनाए। क्वेश्चन वही है, इडियम वही है, ऑप्शन हर बार चेंज है, तो देख के रखना क्या क्या ऑप्शन की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मे भी रिपीट हो और ऑप्शन कुछ अलग हो, तो इस बात का आप ध्यान रखना। बस मीनिंग याद रखिए तो जरूर होगा। द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। इट मीन्स जो पेन है ना वो स्वॉर्ड से ज्यादा अच्छा है। पेन या राइटिंग के लिए यूज होता है, और वॉर किसके लिए, स्वॉर्ड किसके लिए यूज होती है, वॉर के लिए। तो वॉर से अच्छा क्या है, राइटिंग। यानी कि आप अगर किसी चीज को फाइटिंग से अच्छा
पोलाइटली करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, यानी कि आइडियाज एंड राइटिंग हैव मोर इन्फ्लुएंस देन वॉयलेंस। तो यही इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, यानी कि वर्ड्स बोलने से अच्छा है, वर्ड्स इतना काम नहीं करते जितना एक्शन काम करते हैं। साइलेंस इज बेटर देन टेकिंग एक्शंस, वर्ड्स आर इनफ, नॉट एक्शंस आर नीडेड, और प्रॉमिस मैटर, व्हाट यू डू इज मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट यू से, यानी आप क्या कहते हैं उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप करते क्या है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स टू, यानी कि जब आप रोम में हैं, रोम क्या एक एम्पायर है, जब आप किसी एम्पायर में है ना तो वैसा ही करें जैसा वहाँ के लोग कर रहे हैं, यानी कि जो लोकल कस्टम्स है उसको अडेप्ट करो। जैसा अडेप्ट का मतलब होता है अपनाना, उसमें शामिल होना, उस चीज़ को फॉलो करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 है। व्हाट डज द प्रोवर्ब मेक योरसेल्फ ऑल हनी एंड द फ्लाइज विल डिवोर यू, इसका क्या मीनिंग है? अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे होंगे ना, ज़रूरत से ज़्यादा पोलाइट होंगे तो देन लास्ट में लोग आपका एडवांटेज लेके चले जाएंगे, यानी कि बीइंग टू स्वीट एंड सर्वाइल इनवाइट्स एक्सप्लॉइटेशन, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा होना भी आपके लिए हार्मफुल है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। अ गूस क्विल इज मोर डेंजरस देन अ लायंस क्लो, क्विल किसको बोलते हैं? क्विल बोलते हैं पेन को। ठीक है, तो इसका आंसर होगा राइटिंग और वर्ड्स कैन बी मोर हार्मफुल देन फिजिकल स्ट्रेंथ और वायलेंस, यानी कि इसमें पावर दिखा रहे राइटिंग की, और लोयंस को वायलेंस से इंडिकेट किया है, लोयंस क्लो को, और गूस क्विल को राइटिंग से इंडिकेट किया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। Once the same आगे it opened up a complicated situation full of hidden problems and conflict, ये एक्चुअली रिपीट हुए हैं शिफ्ट में, इसलिए इसमें भी रिपीट हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा? अ कैन ऑफ वर्म्स, यानी कि एक ऐसी चीज़ के पीछे पड़ना जिससे कि बाद में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी, जिसके लिए आप प्रिपेयर नहीं हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। यू शुड नॉट जज पीपल बेस्ड ऑन ओनली देयर आउटवर्ड अपीयरेंस, सिर्फ बाहर की चीज़ें देखकर किसी पीपल को जज नहीं कर सकते। इट मीन्स डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, किसी भी बुक को उसके कवर से जज ना करें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। When asked about the missing document, the manager avoided giving a clear answer, जब डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछा गया जो कि मिसिंग थे तो मैनेजर ने कोई भी क्लियर आंसर नहीं दिया। इसका क्या मतलब है? बीट अराउंड द बस, यानी कि काम की बातों पर जोर ना देके इधर उधर की बातें करना। पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, इट मीन्स पुट ऑल एफर्ट्स इन द सेम प्लेस। टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, यानी कि कुछ शक के साथ इसको लेना। बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, इट मीन्स टू डू मोर हार्ड वर्क। क्वेश्चन नंबर 45 पे आगे बढ़ते हैं। Despite ongoing challenge, she refused to give up or lose hope. It means you can't have your cake and eat it too. Still waters run deep. A rolling stone gathers no most when the going gets tough, the tougher get going. यानी कि जब सिचुएशन ज़्यादा टफ हो जाती है तो जिस पे जो सिचुएशन को फेस कर रहा है, अगर वो हार्ड वर्किंग है तो वो और ज़्यादा टफ होता है, वो और ज़्यादा मोटिवेटेड रहता है उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। निकोलस फादर stormed into the room and punished the boy harshly, completely unaware of the emotional tensions already hanging in the air. He acted like someone who blunders through sensitive situation without care. ये इसका इडियम है, एक कोई ऐसा जो कि सेंसिटिव सिचुएशन में ब्लेंडर करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है बिना ये सोचे कि इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। अ फिश आउट ऑफ वाटर, अ बुल इन अ चाइना शॉप, अ स्केलेटन इन द क्लोजेट, अ डॉग विथ 2 टेल्स। तो उसका आंसर क्या होगा? 46 का होगा बी, अ बुल इन अ चाइना शॉप, यानी कि एक ऐसे लोग जो मैसी होते हैं, जो केयर नहीं करते, उन लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि बाद में क्या होगा क्या नहीं होगा, वो बस जैसे हैं वैसे रहते हैं, सुधरने की कोशिश नहीं करते। इसमें भी क्या है, उसने ब्लेंडर किया सेंसिटिव सिचुएशन में विदाउट केयर, कोई परवाह नहीं थी। तो इसका आंसर क्या होगा? आप बोले ना चाइना शॉप। 47 पे आगे बढ़ते हैं। 47 है
द मजिस्ट्रेट एक्यूज्ड द विडो ऑफ डिसऑनेस्टी। सेम ही क्वेश्चन कैसे आ रहा है? इसका आंसर क्या था? द पोट कॉलिंग द केटल ब्लैक। इट मीन्स ये जो क्वेश्चन है ना, जो इसमें आपको सेम दिख रहा है वो रिपीट हुआ है बार बार। ही ट्राइड टू विन द आर्ग्यूमेंट, उसने आर्ग्यूमेंट विन करने की कोशिश की यूजिंग इम्प्रेसिव वर्ड्स बट हिज रीजनिंग वाज क्लियरली फ्लॉड। यानी कि कोई ऐसी सिचुएशन जिससे हर हाल में जीतने की कोशिश करना, भले ही आपका लॉजिक ना वेस्ट हो, उस आपको लॉजिक में कोई लॉजिक ही ना हो। क्लचिंग एट स्ट्रॉस, यस, इसका राइट आंसर होगा एक ऐसे सिचुएशन में जीतने की कोशिश करना जिसमें आप दोषी हैं लेकिन फिर भी इम्प्रेसिव वर्ड्स यूज कर रहे हैं जिसमें भले ही कोई रीजनिंग ना हो। ठीक है, रीजनिंग में गलतियां हो। 49 पे आगे बढ़ते हैं। द कोलैबोरेशन बिटवीन द टू रिसर्च टीम्स वॉज वेरी प्रोडक्टिव। जो दो टीमों ने साथ में मिलकर जो रिसर्च की वो बहुत प्रोडक्टिव थी। विद बोथ साइड्स बेनिफिटिंग म्यूचुअली, जिससे दोनों ही साइड्स को बेनिफिट मिला, फायदा मिला। सिंगिंग फ्रॉम द सेम हाइम सीट, देखो ये कोलैबोरेट हो सकता है कि दोनों साथ में कर रहे थे लेकिन इसमें दोनों को बेनिफिट मिला, ये कहीं नहीं बात हो रही। सिंग आई टू आई विद ईच अदर, ये तो अग्रेसिव मोड पे है। शेयरिंग द स्पॉटलाइट, स्क्रैचिंग ईच अदर्स बैक, एक दूसरे की पीठ को स्क्रैच करना यानी कि खुजलाना। तो ये इसका राइट आंसर होगा 49। क्वेश्चन नंबर 50 पे आगे बढ़ते हैं। When the teacher started talking about the upcoming field trip, the students were listening eagerly. जब टीचर फील्ड ट्रिप के बारे में बता रही थी तो जो स्टूडेंट्स थे वो काफ़ी ध्यान से सुन रहे थे। ऑल ईयर्स इसका राइट आंसर होगा। ऑल ईयर्स का मतलब अटेंटिवली सुनना। क्वेश्चन नंबर 51, द नेगोशिएशंस बिटवीन द टू कंपनीज वर prolonged and complex, but they eventually managed to reach a mutually satisfactory agreement. उन दोनों में दो कंपनीज में नेगोशिएशंस थी जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स थी, बट फिर भी उन लोगों ने मैनेज किया कि कोई एक म्यूचुअली एग्रीमेंट हो जाए। तो उसका क्या होगा? कॉल इट अ डे, गो टू द एक्स्ट्रा माइल, सी आई टू आई, बीट अराउंड द बस। आंसर है कॉल इट अ डे, यानी कि किसी चीज़ पे अग्रीमेंट करके काम को ख़त्म करना। ठीक है, 52 पे आगे बढ़ते हैं। 52 है द सडन डाउन टर्न इन द इकोनॉमी कॉट एवरीवन ऑफ गार्ड। जो कि इकोनॉमी में डाउन टर्न हुआ उसने हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचा। बिटर पिल टू स्वेलो, शॉट इन द डार्क, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, नीडल इन अ हेस्टेक। तो उसका आंसर क्या होगा? बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। 53 पे, रेखा's पेरेंट्स urged her to pursue a career in acting, but it proved to be a damp scam. जो रेखा के पेरेंट्स थे उन्होंने कोशिश की थी कि जो उसका करियर है वो एक्टिंग में जाए, लेकिन वो एक डैम्प स्क्वैम प्रूफ हुआ। इसका मतलब होता है अनइम्प्रेसिव। स्क्वैब का मीनिंग आपको पता है क्या होता है? स्क्वैम का मीनिंग होता है फायरवर्क। मान लो कोई पटाखा है, अगर आपने उसको दबा दिया, ऐसे फेंक दिया आग लगा के, क्या वो फूटेगा? नहीं ना। तो उसका मतलब क्या होगा? अनइम्प्रेसिव। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। जॉन हैड होप्ड टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट द कंट्रोवर्शियल इशू बट हिज कलीग ब्रॉट अप द डिफिकल्ट टॉपिक ड्यूरिंग द मीटिंग। यानी कि कोई टॉपिक था जिस पे जॉन ने कोशिश की कि वो नहीं इस पे बात करेगा, लेकिन उसका जो कलीग था उसने वो डिफिकल्ट टॉपिक ड्यूरिंग द मीटिंग सामने ले आया। तो उसके क्या होगा? पुल्ड द प्लग, brought it to the table, opened the can of worms, hit the ground running। इसका आंसर होगा 3, opened the can of worms। यानी कि एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देना जिससे बाद में कन्फ्लिक्ट होंगे जो कि प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी। देखिए अगेन ये आया, आई थिंक ये 4th टाइम्स है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। She was disappointed about not getting the promotion। वो डिसअपॉइंट थी क्योंकि उसको प्रमोशन नहीं मिला था। But her friend reminded her of the expression there is always a positive side to every difficulty। लेकिन उसके फ्रेंड ने बताया कि अगर हमारे साथ कुछ भी समस्या आ रही है, कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही है, नेगेटिविटी चल रही है साइड, लेकिन वहाँ पे एक हमेशा पॉजिटिव साइड भी होती है। तो आंसर क्या होगा? A bird in the hand is worth two in the bush। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, यानी आंखों के सामने से गया तो दिमाग से भी गया। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, यस। यानी कि जितने भी जो भी क्लाउड है, मान लो डार्क क्लाउड है, सिचुएशन वर्स्ट हो रखी है, उस पर भी सिल्वर लाइनिंग होती है। सिल्वर लाइनिंग यहाँ पॉजिटिविटी को इंडिकेट करती है। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56,
The examination which was held last year unfortunately failed to separate the wheat from the chaff. वीट क्या है? ये एक्चुअली एग्रीकल्चर से रिलेट किया गया है। हम क्या करते हैं, जो हमारे फार्मर्स हैं, वीट में कुछ शॉफ आ जाता है, यानी कि ऐसी चीज़ जो हमारे काम की नहीं होती। शॉफ यहाँ वर्थलेस के लिए इंडिकेट किया गया है, और वीट जो काफ़ी गोल्ड है, जिसकी वर्थ है, वैल्यूएबल है, ठीक है। तो ऑफर समथिंग वैल्यूएबल टू अ स्ट्रेंजर, डिस्टिंग्विश द वैल्यूएबल फ्रॉम द वर्थलेस। यस, वर्थलेस में से वैल्यूएबल चीज़ों को निकालना, तो बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 57, द कैंडिडेट contesting assembly elections wanted to procure the assembly seat by any possible method। इसका मतलब है कि जो कैंडिडेट कंटेस्टिंग असेंबली थी, वो चाहती थी कि इलेक्शन जो है कैसे भी, किसी भी तरीके से हो, चाहे कुछ भी करो, बाय हुक और बाय क्रुक, ऐसे नहीं तो वैसे, जैसे करना है वो करो, ठीक है। तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 58, she tried to force her research proposal thought without peer feedback or validation, believing speed was more important than depth, but it failed in review. The faculty reminded her that rushing important work often leads to poor outcome। यानी कि कोई फीमेल है, उसने क्या किया, अपने पीयर से फीडबैक नहीं ली, कुछ भी डिस्कस नहीं किया और प्रपोजल को दे दिया, ये सोच के कि जो स्पीड है ना वो ज़्यादा ज़रूरी है डेप्थ पे, यानी कि उसको सोचने से, उसको क्वालिटी से ज़्यादा ज़रूरी स्पीड है। तो फिर उसके फैकल्टी ने, ये इडियम है, रशिंग इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ्टन लीड्स टू पुअर आउटकम, यानी कि किसी काम को जल्दी जल्दी करने के चक्कर में जो आउटकम्स है, जो रिजल्ट है, वो खराब हो जाता है। इसका क्या मतलब हुआ, हेस्ट मेक्स वेस्ट, यानी कि जल्दबाजी जो है वो काम को खराब कर देती है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 58 पे, अनन्या was offered a high paying job abroad, but she turned it down to stay and take care of her ailing parents. Her selfish decision shows that she, अनन्या के पास एक हाई पेइंग जॉब थी अब्रोड में, लेकिन उसने क्या किया, अपनी जॉब को छोड़ दी अपने बीमार पेरेंट्स की केयर करने के लिए, जिनकी उम्र बढ़ती जा रही है। तो डिसीजन क्या दिखाता है, पुट हर हार्ट बिफोर हर वैलेट, यानी कि अपना जो अच्छाई है, केयर करना, वो दिखाना किससे पहले, पैसों से पहले, सैलरी से पहले, पैसों से ज़्यादा उसने वैल्यू किसको दी है, अपने पेरेंट्स को, अपने जो उनके लिए केयर है, प्यार है, लव है, उसको है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर 60 पे आगे बढ़ते हैं। Despite the initial skepticism, the new product quickly gained popularity and sales soared. The company's decision to invest in innovative technology proved to be a गेम चेंजर, यानी कि जो इनिशियल टाइम था, जो प्रोडक्ट था, बहुत जल्दी पॉपुलर हुआ और बिक गया। यानी कि जो कंपनी ने डिसीजन लिया था इनोवेटिव टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने का, वो क्या है, उनके लिए गेम चेंजर साबित हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। स्वाति was settled in her profession of flow, but feeling unhappy and imitating Ajay, she quit and opted for account. She always feel that others are in better situation than her। एक ऐसा पर्सन जिसको लगता है कि जो हमसे सामने वाला है ना, वो हमसे ज़्यादा बेटर है, जैसे कि कहते हैं ना, दूसरों की थाली में घी ज़्यादा लगना, वैसा ही। तो अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म, ब्लड इज थिकर देन वाटर, हेस्ट मेक्स द वेट, द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। यस, ये इसका मीनिंग है कि जो अदर साइड की जो ग्रास है वो हमको ज़्यादा ग्रीन लगती है, अपनी कम लगती है। 62 पे, अ बिजनेस और मार्केट प्लेस दैट इज नॉट एक्टिव और सक्सेसफुल, एक ऐसा मार्केट प्लेस जो बहुत टाइम से एक्टिव नहीं है या फिर सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मोरीबंड। आप ऐसे याद रख सकते हैं, मोरीबंद, मोरी से अगर आप दिल्ली से हैं तो मोरी गेट, और बंद से बंद, कि मोरी गेट अब बंद हो गया क्योंकि वो एक्टिव नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे। डोंट एडवाइस अदर्स टू डू समथिंग दैट यू डोंट फॉलो योरसेल्फ, दूसरों को ऐसी एडवाइस मत दो जो तुम खुद नहीं करते हो। इसका क्या मतलब है, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, यानी कि दूसरों को वही बताओ जो तुम दूसरों को ज्ञान दे रहे हो ना, वो खुद भी प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे, सॉरी। द पीच टॉक्स बिटवीन द वार्निंग नेशंस
dragged on for weeks, but neither side willing to compromise. The king's advisor urged him to be decisive, reminding him that when there is open communication, negotiation involved, it's easier to achieve success. यानी कि जब ओपन कम्युनिकेशन होती है, बातचीत हो रही है, तो सक्सेस को पाना ज़्यादा आसान होता है. तो इसका आंसर क्या होगा? लुक बिफोर यू लीव. Two heads are better than one. Strike while the iron is hot. A city that parleys is half gotten. Yes. एक ऐसी सिटी जो पार्ले कर ले, यानी नेगोशिएट करे, कम्युनिकेशन करे, और क्या पता कि वो हार भी मान ले स्टार्टिंग में कि हाँ हमसे नहीं हो पाएगा, तो वो क्या होता है, वो हमेशा आधी जीती हुई होती है. तो उसका आंसर क्या होगा? डी. क्वेश्चन नंबर 65 पे बढ़ते हैं. Rajiv managed to complete his field trip report quickly. However, there were a lot of mistakes in the report. राजीव ने मैनेज किया कि वो जल्दी से अपने जो फील्ड ट्रिप की जो रिपोर्ट है उसको खत्म करें, लेकिन उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स थी. One good turn deserves another. Prevention is better than cause. Haste makes waste. ये इडियम सेकंड बार आ रहा है कि जो जल्दबाजी है, क्विकली काम हुआ है, वो क्या करता है, काम को खराब कर देता है, उसका आउटकम खराब आता है. क्वेश्चन नंबर 66. शी वॉज अबाउट टू इन्वेस्ट ऑल हर सेविंग्स इन अ रिस्की बिजनेस. वो एक रिस्की बिजनेस में अपनी सारी सेविंग्स इन्वेस्ट करने वाली थी, बट हर फादर वॉन्ट हर टू लुक बिफोर यू. ये एक इडियम है, इसका पूरा है लुक बिफोर यू लीव. लीव का मतलब है कि लीव का मीनिंग है टेक एक्शन, यानी कि कुछ भी करने से पहले उसको सावधानी से देखो, उसको परखो कि क्या वो काम है क्या नहीं है. तो भी इसका राइट आंसर होगा लुक बिफोर यू लीव. ये पूरा इडियम है. क्वेश्चन नंबर 67 पे आगे बढ़ते हैं. Rupa's product sold in a large number as the other products lack proper advertising studies. जो रूपास के प्रोडक्ट थे वो लार्ज नंबर में बिके क्योंकि जो दूसरे प्रोडक्ट थे ना उनकी एडवर्टाइजिंग स्टडीज प्रॉपर नहीं थी. तो इसका आंसर क्या होगा? इन लार्ज नंबर 67, एज हॉट पोटैटो, इन बोन्स और बाउंटीज, टॉयड विद एन आइडिया, इन थिक एंड फास्ट. यस, इन थिक एंड फास्ट यानी कि फटाफट, जल्दी से. थिक क्या है? यह लार्ज नंबर को इंडिकेट कर रहे हैं, और फास्ट यानी कि क्विकली. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 68 पे. फाइनली सुमन वॉज एबल टू हिट द नेल ऑन द हेड. इसका क्या मतलब है कि से द राइट थिंग, यानी कि किसी पॉइंट पर ना एकदम मान लो कि आपका हेड है और जहाँ आपको खुजली हो रही है वहीं आपने एकदम नेल फिट पॉइंट पे मार दिया, यानी कि सही टाइम पर सही चीज बोलना. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 69. After years of debate, reform, and public resistance, the new environmental policy was passed, demonstrating that persistence and steady efforts can eventually overcome even the most difficult resistance. यानी कि अगर हम परसिस्टेंट रहते हैं किसी काम के लिए, कंटिन्यूस स्टडी रहते हैं, भले धीरे एफर्ट्स हो रहे हैं लेकिन कंटिन्यूसली एफर्ट्स है ना, तो वो एक अच्छा आउटकम दे सकते हैं. यानी कि कांस्टेंट ड्रिपिंग वियर्स अवे द स्टोन, यानी कि अगर हम किसी चीज़ के लिए कांस्टेंट काम करते रहे तो हम एफर्ट्स ले सकते हैं. ठीक है, तो हमें अच्छा आउटकम मिल सकता है. तो आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 70 पे. During the corporate merger, Anil made loud objections and dramatic exits from meetings, but insiders knew that he was only pretending to care about the outcome. His behavior was just a way to seek attention without genuine involvement. In a situation, Anil was, what was he doing? Playing to the gallery. यानी कि एक ऐसा पर्सन जो सिर्फ अटेंशन के लिए ना एक्ट करता है सिर्फ अटेंशन के लिए, बाकी उसको कुछ भी किसी चीज़ से लेना देना नहीं होता, तो उसको बोलते हैं प्लेइंग टू द गैलरी. इसका इसमें जो रियल है ना इडियम्स वो ये है, सीक अटेंशन विदाउट जेन्युइन इन्वॉल्वमेंट. तो उसका क्या मीनिंग है? प्लेइंग टू द गैलरी. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 71 पे. एन एक्सपीरियंस्ड आर्किटेक्ट रिजेक्टेड कंप्यूटर असिस्टेड डिजाइन.
Strengthening the traditional hand-drawn plans was superior. एक एक्सपीरियंस आर्किटेक्ट है, उसने क्या किया? आर्किटेक्ट कौन होते हैं? जो हमारे घर के लिए मैप बनाते हैं कि किस तरीके से बनना चाहिए। उसने कंप्यूटर असिस्टेड डिजाइन को रिजेक्ट कर दिया, ये कह के कि जो ट्रेडिशनल हैंड ड्रॉन प्लान है वो सुपीरियर होते हैं, वो बेस्ट है। However, the final project ran into major issues because his outdated methods failed to account for the technical requirement of modern building regulation and climate sensitive materials. तो ठीक है, उसकी बात को मान ली गई। जब उसकी बात को मानी गई तो जो प्रोजेक्ट था वो फेल हो गया। क्यों फेल हुआ? क्योंकि जो मेथड्स थे वो आउटडेटेड थे, पुराने थे, जिसमें टेक्निकल रिक्वायरमेंट की जरूरत थी। तो इसका क्या मतलब है कि कोई बंदा था जिसे न्यू ट्रेंड सिखाने की कोशिश की गई, लेकिन उसने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। यू कांट टीच एन ओल्ड डॉग न्यू ट्रिक्स। किसी पर्सन की जो पुरानी हैबिट है, जिसकी उसको लत लग चुकी है, आप उस हैबिट को चेंज नहीं कर सकते, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो। तो बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 72 पे आगे बढ़ते हैं। The professor offered detailed instruction, but the intern still did things in his own way. प्रोफेसर ने डिटेल इंस्ट्रक्शन दिए, लेकिन फिर भी इंटर्न ने अपनी मर्जी से उन चीज़ों को किया। When the system crashed, जब सिस्टम क्रैश हुआ, he was held responsible. उसको रिस्पॉन्स किया गया। इट वॉज अ क्लासिक केस ऑफ समवन हु इन्वाइटेड ट्रबल बाय इग्नोरिंग गुड एडवाइस। यानी कि अच्छी सलाह को इग्नोर करके खुद ही प्रॉब्लम को बुला लेना। इसका क्या मतलब है? डग इज ऑन ग्रेव, यानी कि अपनी ही कब्र खुद खोद लेना। ठीक है, 73 पे आगे बढ़ते हैं। तरुण वॉज आउट ऑफ हिज कंफर्ट जोन व्हेन ही हैड टू लीव हिज होम एंड स्टे इन अ हॉस्टल इन फॉर हिज स्टडी। आउट ऑफ कंफर्ट जोन का क्या मीनिंग है? अ फिश आउट ऑफ वाटर। अगर आप एक फिश को वाटर से बाहर निकालेंगे तो क्या होगा? वो अनकंफर्टेबल होगी। तो यही इसका मीनिंग है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे। After delving into conspiracy theories online, Shravan felt like he had gone down a difficult situation from which it is difficult to escape of misinformation. ऐसी डिफिकल्ट से बाहर निकलना, ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस जाना जिससे बचना मुश्किल हो, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रैबिट होल। जो रैबिट होल है, हमेशा इसको इंडिकेट करते हैं कि एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर जाकर हम खो सकते हैं, हमें नहीं पता कि कहाँ से रास्ता निकलेगा, उसको कहते हैं रैबिट होल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पे। इन द कंजर्वेटिव एंड प्रेडिक्टेबल वर्ल्ड ऑफ फुटबॉल, आर्मस्टेड इज अ स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है मिसफिट, यानी कि एक राउंड होल है, ठीक है, उसमें स्क्वायर पैग है। तो ये क्या हो रहा है? ये चीजें बच रही है। इसका मतलब है कि ये चीज इसके लिए नहीं बनी है, वो क्या है? मिसफिट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 में। द गवर्नमेंट्स एम्बिशियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट विल इवेंचुअली बिकम समथिंग दैट इट इज अ वेस्ट ऑफ मनी बिकॉज इट इज कम्प्लीटली यूजलेस, बर्डनिंग टैक्सपेयर्स विद इट्स एस्केलेटिंग कॉस्ट एंड डिलेस। जो गवर्नमेंट का जो न्यू प्रोजेक्ट है वो क्या होगा? वो वेस्ट ऑफ मनी होगा, क्योंकि ये कम्प्लीटली यूजलेस है। इसमें जो ईडियम है वो है अ वेस्ट ऑफ मनी बिकॉज इट इज कम्प्लीटली यूजलेस। ये किसके लिए बोला जाता है? अ वाइट एलिफेंट को। अ वाइट एलिफेंट क्या होता है? जो बहुत कॉस्टली होता है लेकिन यूजलेस होता है, जिसका कोई काम नहीं होता। अ डार्क हॉर्स किसको कहते हैं? छुपा रुस्तम। अ बुल इन अ चाइना शॉप, मेसी, केयरलेस। अ पिंक एलिफेंट ऐसा कोई है ही नहीं इडियम। तो आगे बढ़ते हैं 77 पे। His career as a cricketer bite the dust at an earlier stage of his life. Bite the dust, इसका क्या मतलब है? धूल चाटना। इसका मतलब है ended, धूल चाटना, ended, खत्म हो जाना, फेल हो जाना। क्वेश्चन नंबर 78 है। The bureaucrat has accepted a difficult task by accepting to prepare the draft of new policies. यानी कि जो ब्यूरोक्रेट है उसने क्या किया? एक डिफिकल्ट टास्क को एक्सेप्ट कर लिया। वो टास्क क्या था? टू ड्राफ्ट न्यू पॉलिसी। अगर वो टास्क उनके लिए डिफिकल्ट है, इसका मतलब है कि उन्होंने अपनी एबिलिटी से ज़्यादा काम अपने हाथों में ले लिया। बिटन ऑफ मोर देन ही कैन च्यू, जितना चबा सकते हो
उससे ज़्यादा बाइट कर लेना। तो आगे बढ़ते हैं 79 पे। यू कैन कैच मोर फ्लाइज विद हनी दैन विनेगर। आप पोलाइटली होकर, कामनेस होकर अपना काम ज़्यादा निकलवा सकते हैं रेदर देन बीइंग विनेगर। विनेगर का मीन्स क्या है यहाँ पे? सोल्टी है, बिटरली बिहेव करना, ठीक है। तो उसका क्या मीनिंग होगा? लाइफ इज साइक्लिकल, फॉर्चूनेट। देखिए इडियम वही है बट ऑप्शन अलग है, तो आप देखिए और निकालिए कौन सा होगा। लाइफ इज साइक्लिकल, फॉर्च्यून रिवर्स एंड यस्टरडेज लूजर टुडेज विनर। वन शुड नॉट रिस्क एवरीथिंग ऑन अ सिंगल वेंचर। इसका क्या मतलब है? डू नॉट पुट ऑल योर एग्स in a single basket. One should not anticipate outcomes, your work for them and wait for them to appear. ये बताइए किस इडियम के लिए यूज हुआ है? अभी हमने बहुत पढ़ा है। It is easier to pursue people with politeness and positive attitude rather than with rudeness and negativity. तो डी ही इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 80 पे। I do not want to ask the question, but it is the hungry lizard on the wall. मैं क्वेश्चन नहीं करना चाहता, लेकिन वहाँ वॉल पे ना एक hungry lizard है। उसका क्या मतलब है? बिग एलिफेंट इन द रूम। यहाँ बिग एलिफेंट को कंसिडर किया एक प्रॉब्लम से। एक रूम है, रूम में बहुत सारे लोग हैं, उसमें एक बिग एलिफेंट है, वो सबको दिख रही है लेकिन कोई भी उस प्रॉब्लम पे बात नहीं करना चाहता। तो उसी को यहाँ इंडिकेट किया गया है, द हंग्री लिजर्ड ऑन द वॉल, बिग एलिफेंट इन द रूम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे। मिस्ड द बोट। मिस्ड द बोट का क्या मतलब है? मिस द अपॉर्चुनिटी, यानी कि हम किसी जगह फंसे हुए हैं, बोट ही था जिससे हम हेल्प ले सकते थे, वो मिस हो गया, यानी कि हमसे अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। क्वेश्चन नंबर 82। वन मैन्स जंक इज वंस मैन्स जंक इज अनदर मैन्स ट्रेजर। एक किसी पर्सन के लिए कोई चीज वेस्ट है तो दूसरे के लिए वो ट्रेजर हो सकते हैं। When conditions become difficult, strong people take action. Focus on what you have, not what you do not. For what is invaluable to one may be valuable to another. Yes, कोई चीज अगर किसी के लिए वेस्ट है तो दूसरे के लिए वो गोल्ड हो सकती है, वैल्यूएबल हो सकती है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 82 पे 83 पे आगे बढ़ते हैं। 82 हो गया। द ऑफिसर हैज मैनी एनिमीज बिकॉज ही डज एवरीथिंग बाय द बुक। ऑफिसर के बहुत सारे दुश्मन थे, क्यों थे? क्योंकि उसने सब कुछ बाय द बुक के अकॉर्डिंग किया। यहाँ बाय द बुक किसको इंडिकेट करता है? एज पर द रूल्स एंड इंस्ट्रक्शन। बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 84 पे आगे बढ़ते हैं। ही इज वेल ऑर्गेनाइज्ड बट ही इज कॉम्प्लेसमेंट। इसका इडियम है वेल ऑर्गेनाइज्ड, वो वेल ऑर्गेनाइज्ड है, यानी कि रन्स लाइक द वाइंड, हिट्स द सैक, क्राइज ओवर स्पिल्ड मिल्क, हैज ऑल हिज डक्स इन अ रो। एक रो में सारे डक है, सीक्वेंस वाइज वेल ऑर्गेनाइज्ड। तो ए इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85। आई नो आई एम लेट बट एट लीस्ट आई अराइव्ड इन टाइम फॉर द इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट। ये इसका इडियम है, यानी कि कुछ ना होने से बेहतर है कि हो गया, भले ही लेट हुआ बट वो काम हो गया। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, हॉर्स से पहले कार्ट को रख देना, यानी कि अपोजिट काम करना। बेटर लेट देन नेवर। यस, कभी ना होने से तो अच्छा वो थोड़ा लेट हो जाए। ठीक है। थ्रो इन द टॉवल, ये अभी हमने पढ़ा, इसका क्या मतलब होता है? डिफीट। ये देखिए ऑप्शन में भी आया और क्वेश्चन में भी पूछा गया, डिफीट। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, इसका मतलब है कि बैग से बिल्ली को निकाल दो। इट मीन्स रिवील सीक्रेट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पे। आई हैव बीन इन्वेस्टिगेटिंग द इशू फॉर आवर्स। मैं काफ़ी टाइम से ना इशू को इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। ट्राइंग दैट इट इज़ मोर इंट्रिकेट देन आई इनिशियली थॉट। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल और डीपली है जैसा कि मैंने सोचा था। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? टेकिंग टू माई हील्स टू गेट द बॉटम ऑफ इट, टू वेयर द ट्राउजर, टू रूल द रोस्ट, टू गेट द बॉटम इट। वो पूरी कोशिश कर रहा है इशू में कि उसकी गहराई तक जाए। इन्वेस्टिगेट कैसे कर रहे हैं? पूरा डीपली, टू गेट द बॉटम ऑफ इट। 87 पे आते हैं। डोंट क्रॉस द ब्रिज टिल यू कम टू इट। जब तक आपके पास प्रॉब्लम ना आए ना, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम ना आ जाए, तब तक उसको क्रॉस करने की ना सोचो, फालतू में पंगे मत लो। डू नॉट वरी और थिंक अबाउट प्रॉब्लम्स टिल यू फेस देम। तो भी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पे। अ फ्रेंड इज नीड इज अ फ्रेंड इंडीड, यानी कि जो रियल फ्रेंड है वो वही है जो कि ज़रूरत के समय
काम आए, जरूरत के समय टाइम पे हो। योर फ्रेंड शुड नॉट सपोर्ट और सिंपैथाइज विद एनीवन एल्स। Only those people who act in a particular manner can gain friends. The person who helps you when you are in real needs is a true friend. तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। जो जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत थी फ्रेंड्स की तब वो आपके साथ है, तो वही एक रियल फ्रेंड है, ट्रू फ्रेंड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पे। यूजिंग द मिडनाइट ऑयल, इसका क्या मतलब होगा? बर्निंग। रात में बेसिकली क्या, जब आप स्टडी करते हैं ना, हार्डवर्क करते हैं, कब? एट नाइट, रात के समय, उसके लिए यूज होता है। ठीक है, और यूजिंग हाँ, जो रियल फ्रेम जो इडियम है वो है बर्निंग द मिडनाइट ऑयल। तो इसमें यूजिंग का वर्ड गलत यूज किया गया, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा? बर्निंग द मिडनाइट ऑयल। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे। हसन वांटेड टू क्वेश्चन हिज बॉस अबाउट द अनफेयर पॉलिसी। हसन जो है अपने बॉस से पूछना चाहता था अनफेयर पॉलिसी के बारे में, बट हिज कलीग्स, लेकिन जो कलीग्स थे उन्होंने एडवाइस किया, सलाह दी कि लेट स्लीपिंग डॉग फ्लाई, यानी कि जो बीत गया ना उसको जाने दो, फालतू में तुम छेड़ोगे तो क्या होगा? प्रॉब्लम तुमको होगी। गो अहेड विद इन बिकॉज दैट वॉज द एप्ट टाइम टू रिस्पॉन्ड। एप्ट टाइम, एप्ट का क्या मतलब होता है? सुटेबल टाइम, परफेक्ट टाइम, लेकिन यहाँ तो मना कर रहे हैं ना, तो ये नहीं होगा। वेट फॉर अ बेटर टाइम बिकॉज इट वॉज सोली, वो तो करने से ही मना कर रहे हैं। इग्नोर इट बिकॉज ट्राइंग टू डील इट विद कुड कॉज एन इवन मोर डिफिकल्ट सिचुएशन। आप की जो प्रॉब्लम है उसको इग्नोर करो, क्योंकि अगर तुम उससे डील करोगे तो और ज्यादा सिचुएशन वर्स हो जाएगी, डिफिकल्ट हो जाएगी। तो सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 91। एम्प्लॉयज लॉस्ट फेथ इन द सीईओ। जो एम्प्लॉयज थे उनका भरोसा सीईओ से खो गया। क्यों? सो दे बिलीव दैट वर्ड्स अलोन कैन नॉट ब्रिंग रिजल्ट। तो उन्होंने माना, वो बिलीव करते हैं जो सीईओ होगा वो क्या करता होगा? सिर्फ बोलता होगा कि जो वर्ड्स है ना वो अकेले रिजल्ट नहीं ला सकते, वर्ड्स के साथ एक्शन की भी नीड है। तो उसमें क्या होगा? अ ड्रोनिंग मैन विल क्लच एट अ स्ट्रॉ, यानी डूबते को तिनका का सहारा। थंडर इज लाउड बट इट ब्रिंग्स नो रेन, यानी जो ये वही बात होगी, बादल गरजते हैं लेकिन बरसते नहीं। तो उसका ये आंसर होगा, जो सीईओ है वो सिर्फ बोलता है, थंडर करता है लेकिन बारिश नहीं होती, लेकिन कोई एक्शन नहीं होता। तो बी ही इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पे। I don't like the people who get all the help and still complain about the lack of things. मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जिनको पूरी मदद मिलती है बट फिर भी वो कंप्लेन करते रहते हैं। They increase tension and take the right of others. वो क्या करते हैं? टेंशन को बढ़ाते हैं और दूसरे के अधिकारों को भी ले लेते हैं। The rolling stone gathers no moss, the square wheel gets the grease. Yes, ये इसका राइट आंसर होगा। इसमें बोला है कि जो इसको किसको कहते हैं? एक ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स करते हैं, वो लोग, उन लोगों को क्या मिलता है? उन लोगों को ज्यादा फायदा मिलता है। एक ऐसा जो लोग ज्यादा कंप्लेन करते हैं, द स्क्वी विल गेट द ग्रेस, उन लोगों को ज्यादा फायदा मिलता है, ज्यादा बेनिफिट मिलता है। तो ये इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं 93 पे। ही वॉज काम इवन व्हेन थिंग्स वेंट टेरिबली रॉन्ग अनलाइक द अदर्स हु पैनिक्ड। सिचुएशन बहुत ज़्यादा टेरिबल थी लेकिन फिर भी वो काम रहा, शांत रहा, और बाकी लोगों ने क्या? बाकी लोग पैनिक कर गए। ये हमने पढ़ा कीप अ स्टिफ अपर लिप, यानी कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट है लेकिन फिर भी हमें अपने इमोशंस पे कंट्रोल है, पैनिक नहीं किया। ये आई थिंक तीसरी बार आ रहा है ना, तो आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पे। लेना इज अ ग्रेट लीडर। लेना एक ग्रेट लीडर है बिकॉज शी नोज हाउ टू कामली हैंडल स्ट्रेसफुल सिचुएशन, क्योंकि वो जानते हैं कि किस तरीके से जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है उसको उससे बाहर निकला जा सकता है, उसको हैंडल किया जा सकता है। थ्रो इन द टॉवल, थ्रो इन द टॉवल इसका क्या मतलब है? डिफीट करना, खुद हार मान लेना। ब्लो थिंग्स आउट ऑफ प्रोपोर्शन, कीप अ स्टिर अपर लिप, जंप ऑन द बैंडगाउन। तो उसका आंसर क्या होगा? कीप अ स्टिफ अपर लिप्स, यानी कि सिचुएशन कितनी भी खराब हो अपने इमोशंस को ना खोना, काम रहना। तो क्या होगा? खुद ही उस सिचुएशन से हार के भी जीत जाएंगे। तो आंसर क्या होगा? सी। ये 4th या 5th बार आ रहा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पे।
She has been overworking herself with her job and night classes and now she is completely worn out. इसका क्या मतलब होगा? बर्निंग, वो ओवरवर्किंग कर रही है, रात में भी काम कर रही है, जॉब एंड नाइट क्लासेस, बर्निंग द कैंडल एट बोथ एंड्स। देखिए इडियम्स बहुत रिपीट हो रहे हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 96 पे आगे बढ़ते हैं। मेकिंग एफर्ट्स टू इनहेंस समथिंग दैट गोज अननोटिस्ड इज पॉइंटलेस, यानी कि उस चीज के लिए एफर्ट्स करना जो कि कभी नोटिस ही नहीं होगी, तो ये क्या है? पॉइंटलेस है। ऐसा काम क्यों करना जो कभी कोई नोटिस ही नहीं करेगा। अ ब्लाइंड मैन्स वाइफ नीड्स नो पेंट, एक ब्लाइंड मैन की जो वाइफ है ना, उसको पेंट की नीड नहीं है, तो यही आंसर होगा, क्योंकि वहां पे क्या होगा? चीज नोटिस नहीं होगी, तो ये इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पे। द डिजायर एंड लाइक्लीहुड ऑफ बीइंग प्रमोटेड व्हेन मेनी पीपल डाई ड्यूरिंग वॉर और सिकनेस ऑफन इन्फ्लुएंस एम्बेसीज, सोल्जर्स एंड ऑफिसर, यानी कि जब वॉर होती है ना, वॉर खत्म होने के बाद क्या होता है? बहुत सारे जो भी चीजें हैं, काम है ना, वो प्रमोट होते हैं। मेक हे वाइल द सन शाइन्स, a rising tide lift all boats, a bloody war and a sickly reason, fortunes favor the brave। तो इसका क्या होगा? a bloody war and a sickly season, यानी कि जब वॉर चल रही होती है तो उसके बाद क्या होता है? उससे जो कुछ लोग हैं ना, उनको फायदा होता है। जैसे कि इंडिया में भी जब देश आजाद हुआ था, या फिर जब इमरजेंसी भी थी, जब वो खत्म हुई थी, तो क्या कुछ लोग देश आजाद होने पर अमीर और अमीर हुए थे, एक तरह से वॉर ही थी, और गरीब हो गए थे। तो वे कहते हैं कि जो ब्लडी वॉर थी ना, वो कुछ लोगों को फायदा देती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पे। आफ्टर वर्किंग टायरलेसली फॉर मंथ्स, काफी महीने से टायरलेसली काम करने के बाद, ही फाइनली सो द फर्स्ट साइंस ऑफ सक्सेस, उसे फाइनली अपनी सक्सेस का फर्स्ट साइन दिखा। सो द लाइफ एट द एंड ऑफ द टनल, यस, ये इसका आंसर होगा 98 का ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 99, हिज एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द ग्राउंड रियलिटीज, उसकी एबिलिटी ग्राउंड रियलिटीज को समझने की। A cat in a gloves catch no mice, the fish always sting from the head down, he who rides a tiger cannot, the castle that stands too high will crumble। तो इसका क्या आंसर होगा? यानी कि एक पोजीशन में होने, पावर के पोजीशन में होने के बावजूद he remained unaware of the problem faced by ordinary people, वो unaware रहा उन प्रॉब्लम से जो ऑर्डिनरी पीपल फेस करे। सो दे बिलीव दैट हिज इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड द ग्राउंड रियलिटीज इवेंचुअली लेड टू हिज डाउनफॉल, यानी कि उन लोगों ने माना कि जो ग्राउंड रियलिटी को ना ये अंडरस्टैंड समझ नहीं पाता ना, इसके वजह से इसका डाउनफॉल हुआ है। द फिश ऑलवेज स्टिंग फ्रॉम द हेड डाउन, यानी कि जो फिश है वो जब पानी में जाती है को क्या करती है? अपने हेड से जाती है, हेड से अंदर जाता है ना, यानी कि चाहे पोजीशन में कोई भी हो, जो टीम लीडर है वही उसी को जो है इनेबल माना जाएगा। ठीक है, द फिश ऑलवेज स्टिंग फ्रॉम द हेड डाउन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पे। शी रिफ्यूज टू गिव अप इवन थो हर चांसेस ऑफ विनिंग वर स्लिम, उसने रिफ्यूज कर दिया गिव अप करने से, हार मानने से, जबकि उसके जीतने के चांसेस बहुत कम थे। बिकॉज स्ट्रॉन्ग पीपल परसिस्ट एंड एक्ट ब्रेवली व्हेन फेस विद चैलेंजेस, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग पीपल हैं वो चाहे कितना भी चैलेंज है तब भी परसिस्ट रहते हैं, अडिग रहते हैं और हमेशा बहादुरी के साथ एक्ट करते हैं। आई स्टेज इन टाइम सेव्स नाइन, यू कैन फूल सम पीपल समटाइम्स बट नॉट ऑल द टाइम। When the going gets tough, the tough gets going। जब सिचुएशन बहुत टफ जाती है तब उस सिचुएशन को फेस करने वाला भी टफर बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 101, his team spends weeks trying to extract sales data from the outdated incompatible system, but it was like something that cannot be obtained regardless of how much force to persuasion is used। उसकी टीम क्या कर रही थी? सेल्स डाटा कहाँ से एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही थी? जो आउटडेटेड थी, जो कि सिस्टम से इनकम्पेटिबल थी। तो ये क्या हुआ? एक ऐसी जगह मेहनत करना जहां पे आपको आउटकम नहीं मिलेगा, रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो क्या होगा? काउंटिंग 1 seconds बिफोर द हैच, होपिंग फॉर द बेस्ट, प्रिपेयरिंग फॉर द वर्स्ट, अ वॉस्ट पॉट नेवर बॉइलिंग, ट्राइंग टू गेट ब्लड फ्रॉम अ स्टोन।
तो इसमें क्या होगा, ट्राइंग टू गेट ब्लड फ्रॉम अ स्टोन, यानी कि एक स्टोन है, आउटडेटेड डाटा है जिसमें उसको स्टोन माना गया, उसमें से आप क्या कर रहे हैं, क्या स्टोन से ब्लड निकालना पॉसिबल है? आग निकल गई, क्या ब्लड भी निकल जाएगा? नहीं। यानी कि आप आउटडेटेड डाटा से अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, ट्राइंग टू गेट ब्लड फ्रॉम द स्टोन, यानी कि वेस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 102 पे। एज द बैंक फेस्ड बैंकरप्सी, long time competitors must to outlive, reminding everyone that adversity makes strange bad follows। यानी कि जो एडवर्सिटी है, जो जब बैंक का बैंकरप्ट हुआ, ठीक है, बैंकरप्ट का एक सिनोनिम आपको करवाया था ना, रिसोल्वेंट, ये याद रखना, बार बार पूछते हैं। रिसोल्वेंट यानी कि बैंकरप्ट। तो जो कॉम्पिटिटर थे ना, वो आपस में मिल गए। तो ये क्या रिमाइंड करता है कि जब बहुत गलत चीज़ चल रही होती है, एडवर्सिटी चल रही होती है ना, तो जो बैड फॉलोअर्स होते हैं ना, जो एक दूसरे के दुश्मन होते हैं या एक दूसरे को पसंद नहीं करते, वो भी साथ में आ जाते हैं। तो क्या बोलते हैं, डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस विल ब्रिंग टुगेदर वेरी डिफरेंट पीपल, अलग अलग लोगों को साथ ले आते हैं जब कोई सिचुएशन वर्स्ट हो रही होती है। तो क्वेश्चन नंबर 103, eating hardships and difficulties helps build a strong moral character and resilience। तो क्या होगा, जब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज होती है तो उससे हमारा कैरेक्टर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है। एडवर्सिटी इज़ द फाउंडेशन ऑफ वर्च्यू। यस, जब सर्कमस्टेंसेस डिफ़िकल्ट होते हैं तो हमारी जो फाउंडेशन है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 104 पे, She always waits until the last minute to start her work, even though preparing in advance would make it easier। वो हमेशा लास्ट टाइम का वेट करती है, जबकि अगर हम किसी चीज़ के लिए एडवांस में प्रिपेयर रहे तो काम इजीली हो सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, हेस्ट मेक वेस्ट। इसमें तो जल्दबाजी की बातें नहीं हो रही है, तो बल्कि बोल रही है कि लेट स्टार्ट करती है। आई स्टेज इन टाइम सेव्स टाइम, यानी कि कोई काम अगर पहले हो जाए तो काफ़ी टाइम हमारा वेस्ट होने से बचा सकती हैं। द गवर्नमेंट विच इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू पॉलिसी टू प्रोटेक्ट लोकल बिजनेस proved that the road to hell was paved with good intentions. Act not good intentions were needed for achievement. The end justified the means. Actions speak louder than words. Not good deed went unpunished। यानी कि जो गवर्नमेंट थी उसने एक न्यू पॉलिसी जो इंट्रोड्यूस की लोकल बिजनेस के लिए, जो कि क्या दिखाती है, जो कि द रोड टू हेल वॉज पेव्ड विद गुड इंटेंशन। यानी कि काम तो उन्होंने ऐसा किया जो कि ठीक नहीं बैठा, उसका बेनिफिट लोगों को नहीं मिला, यानी कि काम सही नहीं था, लेकिन उनका इंटेंशन क्या था, उनका इंटेंशन था कि जो लोकल बिजनेस जो कर रहे हैं ना, उन लोगों को हेल्प मिले। यानी कि जो काम गलत हुआ है ना, ज़रूरी नहीं उसको पनिश किया जाए। कभी कभी काम गुड इंटेंशन से हो रहा है लेकिन गलत हो गया, वो अनपनिशेबल होता है, उसको पनिशमेंट की नीड नहीं है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 106 पे करते हैं। इन आवर ऑफिस those who complain the most usually get what they want because they are always the first to be noticed। यानी कि जो लोग बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि आंखों के सामने वो रहते हैं, सब उनको नोटिस करते हैं। ये अभी हमने पढ़ा था ना, एज द स्क्वायर व्हील गेट्स द गेस, जो कंप्लेन करता है सबसे ज़्यादा उसी को सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 107, देर इज नो पॉइंट कन्विंसिंग हिम, इट्स नॉट गोइंग टू बी ऑफ एनी यूज। उसको कन्विंस करने का कोई फायदा नहीं है, कोई इसका आउटकम रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो उसका क्या होगा, लाइक फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स, यानी कि मरे हुए घोड़े को फ्लॉग करना, मारना। अब मरे हुए घोड़े को मारोगे क्या वो उठ जाएगा? नहीं। तो ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 108, यू हैव टेकन द वाइन आउट ऑफ माई नेल्स। देखिए ये इडियम है, यू हैव टेकन द वाइन आउट ऑफ माई सेल्स। नेल्स नहीं आएगा, सेल्स आएगा। और इस पूरे इडियम का मीनिंग है टू डिस्करेज समवन, अपने कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज करना जिससे कि सामने वाला डिस्करेज हो जाए, टू डिस्करेज समवन। ठीक है, याद रखिए, टू हैव टेकन द वाइन आउट ऑफ माई सेल्स, इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 109, डोंट बी इन हरी
to respond to that rude email from your boss. Do not take action without thinking about it first. यानी कि कोई भी एक्शन तब तक नहीं लेना चाहिए जब तक आप उसके बारे में अच्छे से सोच ना ले. तो इसका आंसर क्या होगा? होल्ड योर हॉर्सेस. हॉर्सेस क्या है? आप हॉर्स किस लिए इंडिकेट करते हो? जो फास्ट होते हैं, जो काफी तेज रन करते हैं. तो अपने हॉर्सेस को होल्ड करो, यानी कि थोड़ा शांत रहो, काम डाउन, पहले सोचो अच्छे से, उसके बाद काम करो. तो होल्ड योर हॉर्सेस. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 110 पे, रिवाइव इंटरेस्ट इन एन आउटडेटेड इशू. द न्यूज चैनल इज ट्राइंग टू रिवाइव इंटरेस्ट इन एन आउटडेटेड इशू फॉर चीप पॉपुलरिटी. जो न्यूज चैनल है वो एक ऐसा आउटडेटेड इशू कर रही है चीप पॉपुलरिटी के लिए, जो कि सही नहीं है. बीट अराउंड द बस, फ्लॉग अ डेड हॉर्स, बार्क अप द रॉन्ग ट्री, मेक अ फाउंटेन आउट ऑफ अ मोलहिल. तो इसका आंसर क्या होगा? फ्लॉग अ डेड हॉर्स. यानी कि एक ऐसा इंटरेस्ट जिसमें लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है, बस वो पॉपुलरिटी चाहती है, तो फ्लॉग अ डेड हॉर्स, यानी कि वेस्ट एफर्ट. अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस लाइक अ मिस्chievous cat bolting from the door can appear from anywhere. A medical bill, car trouble, or that amazing deal you can't resist. All potential budget busters wrangling your finances can feel like an impossible and unmanageable task, but it's not insurmountable. यानी कि एक ऐसा टास्क जो इम्पॉसिबल हो और अनमैनेजेबल हो, उसको क्या बोलते हैं? हर्डिंग कैट्स. हर्डिंग कैट्स का मीनिंग है इम्पॉसिबल एंड अनमैनेजेबल टास्क. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 112 पे, द completion of assignment and research work is the only option left to impress the boss. ओनली ऑप्शन लेफ्ट का मतलब कोई ऑप्शन नहीं है, इट मीन्स लास्ट रिजोर्ट. ये इसका राइट आंसर है. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 130 पे, ये अभी हमने पढ़ा कैच 22 सिचुएशन. इसका मतलब है कि आपको समझ नहीं आ रहा आप क्या करें, जो आप करना चाहते हैं वो आप नहीं कर सकते. सिचुएशन वेयर दे कैन नॉट डिसाइड व्हाट टू डू. कैच 22 ये सेकंड टाइम आया है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 114 पे, वेयर इग्नोरेंस इज अ ब्लिस. कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम किसी चीज को इग्नोर करते हैं और वो हमें पॉजिटिव आउटकम देती है, तो उसको इडियम में क्या बोलते हैं? इट्स अ फॉली टू बी वाइज. ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 115 में, हर पेरेंट्स मेड एवरी एफर्ट टू परसुएड हर टू मैरी दैट बॉय. उसके पेरेंट्स ने सारे एफर्ट लगा दिए जिससे वो उस लड़के से शादी कर सके. तो उसको क्या बोलते हैं? मूव्ड हेवन एंड अर्थ. हर पॉसिबल एफर्ट करना, धरती आसमान को हिला देना. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 116 पे, डिस्पाइट द लॉन्ग आवर्स इन द लैब द टीम रिमाइंडेड देमसेल्फ दैट इंपॉर्टेंट वर्क टेक्स टाइम एंड कैन नॉट बी रस्ट. बहुत ज़्यादा समय लैब में बिताने के बाद भी जो टीम है वो अपने आप को रिमाइंड करती है, अपने आप को मोटिवेट करती है क्या कर, कि जो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम जो काम होता है ना वो टाइम लेता है, रस्ट में जल्दबाजी में नहीं हो सकता. तो उसका आंसर क्या होगा? अ पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड, अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मोस, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे. यानी कि जो रोम जो एम्पायर है वो एक दिन में नहीं बन गया था, उसमें टाइम लगा था. रोम एक ग्रेट एम्पायर है, रोमन एम्पायर. इसी तरह जो हमारा इंपॉर्टेंट काम है वो भी एक दिन में नहीं हो सकता, इट नीड्स टाइम. ठीक है, तो रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 117 पे, व्हेन इन रोम. ये अभी आपने देखा पीछे इडियम्स था, पूरा इडियम्स था व्हेन इन रोम. जब आप रोम में है ना, डू एज द रोमन्स डू, तो वैसा ही करो जैसा रोमन्स कर रहे हैं. अपने रूल्स वहाँ पे मत चलाओ, जिस कल्चर में है उस कल्चर को अडेप्ट करना सीखो. क्वेश्चन नंबर 118, विद एवरीवन वांटिंग टू कंट्रीब्यूट their ideas, the project became chaotic, reminding the team that if too many people are involved in something that it will not turn out well. अगर किसी काम में बहुत सारे लोग हैं, किसी काम में बहुत सारे हाथ हैं, तो वो काम अच्छे से नहीं आएगा. Don't bite the hand that feeds you. A picture is worth 1,000 words. A penny saved is a penny earned. Too many cooks spoil the broth. यानी कि बहुत सारे कुक हैं, अगर एक ही डिश बनाने के लिए तो वो डिश खराब हो जाएगी. तो आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 119 पे, ड्यूरिंग द बिजी हॉलीडे सीजन द बेकरी स्टाफ फेल्ट ओवरवेल्म्ड विद ऑल द स्पेशल ऑर्डर्स.
जब हॉलीडे सीजन था तो वेगरी स्टाफ बहुत खुश था क्योंकि उनको स्पेशल ऑर्डर्स मिले थे। बट सिंस एवरीवन पेस्ड इन एंड वर्कड एफिशिएंटली दे वर एबल टू फुलफिल ऑल द ऑर्डर्स ऑन टाइम। लेकिन जब सभी लोगों ने ना उस काम को साथ में किया तभी वो जो ऑर्डर था उसको फुलफिल कर पाए, यानी कि सभी का एक साथ काम करना। इसका क्या मीनिंग है इसमें? Honestly is the best policy. It takes a village to raise a child. Many hands make light work. यानी कि जब बहुत सारे लोग किसी काम को करते हैं तो उससे जो काम है वो लाइट हो जाता है, हल्का हो जाता है, इजी हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 120 पे। Pam promised her younger brother a trip to Rome once he finished his homework. पैम ने प्रोमिस किया उसके भाई को कि जब वो अपना होमवर्क खत्म कर लेगा तो उसको एक ट्रिप मिलेगी रोम की। He knew it was a tall order, but with a hopeful grin, he replied. वो जानता था कि एक ऐसा ऑर्डर है ना जो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी होपफुली उसने रिप्लाई किया, Sure, and maybe when the impossible happens, I will get that new video game too. तो बोलता है कि ठीक है, जब ये जो इम्पॉसिबल काम ये हो जाएगा ना तब शायद मुझे वीडियो गेम भी मिल जाएगा। तो इसमें इडियम है when the impossible happen. Impossible when push comes to shove, when it rains it pours, when pigs fly. Pigs आपको पता है क्या एनिमल है? क्या वो उड़ते हैं? नहीं, एक क्या है? इम्पॉसिबल है। when pigs fly किसको इंडिकेट करता है? इम्पॉसिबल थिंग को, इम्पॉसिबल वर्क को, जो होना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 121 पे। I was extremely happy. Extremely happy का इसमें इडियम पूछा है was on a cloud 9. On a cloud 9 इसका मीनिंग है, इसका इडियम extremely happy का। 122 usually reporter says one thing and do another with the fact they collect while covering an incident. यानी कि कहना कुछ और करना कुछ और, कथनी और कुछ और, करने के कुछ और, यानी कि प्ले फास्ट एंड लूज, जल्दबाजी में खेलना और कर कुछ और देना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 123 पे। Someone who has a little knowledge about something often act like they know everything. एक ऐसा पर्सन जिसके पास बहुत कम नॉलेज है, लेस नॉलेज है, लिटिल नॉलेज है, लेकिन वो ऐसा बिहेव करते हैं कि हम तो सर्वगुण संपन्न है, हमें सब कुछ आता है। तो इनको क्या बोलते हैं? एम्प्टी वेसल मेक्स द मोस्ट नॉइज, यानी कि जो खाली बर्तन होते हैं ना वो सबसे ज्यादा शोर मचाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 124 पे। When questioned, he tried to avoid addressing the issue. जब क्वेश्चन पूछा गया तो उसने क्या किया? मेन इशू से भटकाने की कोशिश की, इधर उधर की बातें करने लगा। Beat around the bush. ये देखिए आई थिंक 6 से 7 बार आ चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 125 पे। आ स्नोबॉल इफेक्ट, एक ऐसा इफेक्ट जो धीरे धीरे वर्क करता है बट सीरियस होता है। अ सिचुएशन विच फेड्स ओवर टाइम, अ मैटर विच इज ट्राइवल और इनसिग्निफिकेंट। ट्राइवल का मीनिंग होता है छोटा, जो काम करना हो, तुच्छ हो। ठीक है, अ सडन चेंज इन वेदर कंडीशन, अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन द साइज ऑफ समथिंग और अ सिचुएशन। तो स्नोबॉल इफेक्ट क्या होगा? सिचुएशन विच फेड्स ओवर टाइम। एक बॉल है जो स्नो की बनी है, वो धीरे धीरे आपने उसको बनाया, सीरियसली बनाया, वो काम आपने किया, सीरियसली किया, लेकिन वो स्नो का बना है, तो क्या वो परमानेंट रहेगा? नहीं, वो टेम्परेरी रहेगा। स्नोबॉल इफेक्ट यानी कि टेम्परेरी वर्क। स्पेलिंग सही नहीं आ रही। अ टेम्परेरी वर्क जो कि टाइम के साथ खत्म हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 126 पे। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। Which proverb best describes the paradox where increased connectivity often leads to feeling of isolation? Repeat हो गया? हाँ, यानी कि जो कनेक्टिविटी इंक्रीज हो रही है वो मोस्टली आइसोलेशन को बढ़ावा देता है, यानी अकेलापन को। द मोर विंडोज टू द वर्ल्ड द थिकर द वर्ल्ड्स बिकम। ये इसका राइट आंसर है। इसमें स्पेशली चैट के बारे में बताया गया, इसमें स्पेशली लाइक्स के बारे में बताया गया, इसमें स्पेशली फ्रेंड्स के बारे में। लेकिन इसमें पूरे जितने भी सोशल मीडिया है उसको लिया गया है साथ में। एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग देता है ये, तो उसका आंसर क्या होगा? ए। तो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट टॉपिक होगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे, बाय।